नमस्कार, आप देख रहे हैं हर पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधवी तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। मशहूर फैशन डिजाइनर सब्यसाची को नरोत्तम मिश्रा ने दी चेतावनी, बोले 24 घंटे के भीतर हटाएं ऐड और मांगे माफी। बसपा के 6 विधायकों के सपा में शामिल होने पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने दिया बयान, बोली बीएसपी के लोग ऐसे बरसाती मेंढकों को पार्टी से दूर ही रखें। दिवाली को लेकर हरियाणा में हुई सख्ती, 14 जिलों में पटाखों के इस्तेमाल और बिक्री पर लगी रोक। उत्तराखंड में जल्द बंद हो जाएंगे सभी धामों के कपाट, 4 लाख के पार पहुंची तीर्थ यात्रियों की संख्या, आधे से ज्यादा अकेले पहुंचे केदारनाथ। हिमाचल में फिर बिगड़ सकता है मौसम, राज्य में 2 दिन भारी बारिश और बर्फबारी के आसार, केलांग का तापमान पहुंचा -3.6 डिग्री सेल्सियस। मशहूर फैशन डिजाइनर सब्यसाची का नया मंगलसूत्र के ऐड से जुड़ा विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी विज्ञापन को लेकर आपत्ति उठाई है और सब्यसाची से माफी मांगने को कहा है। साथ ही 24 घंटे के अंदर ऐड को भी हटाने को कहा है। यूनिक आउटफिट्स और खूबसूरत ब्राइडल कलेक्शन के लिए मशहूर डिजाइनर सब्यसाची अपने मंगलसूत्र वाले विज्ञापन की वजह से मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निशाने पर आ गए। नरोत्तम मिश्रा ने विज्ञापन में जिस तरह से मंगलसूत्र को दिखाया है उस पर आपत्ति उठाई है और सब्यसाची से माफी मांगने को कहा है। पत्रकारों से बात करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, मैंने डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी का मंगलसूत्र का विज्ञापन देखा जो बेहद आपत्तिजनक है। आभूषणों में सर्वाधिक महत्व धार्मिक दृष्टि से मंगलसूत्र का ही है। हम मानते हैं कि मंगलसूत्र का पीला हिस्सा मां पार्वती है और काला हिस्सा भगवान शिव। भगवान शिव की कृपा से महिला और उसके पति की रक्षा होती है। मां पार्वती की कृपा से वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहता है। उन्होंने कहा, मुझे इस बात को लेकर बेहद आपत्ति है कि तमाम चेतावनी के बाद भी हिंदू धर्म व उसके प्रतीकों के साथ छेड़छाड़ की सुनियोजित प्रक्रिया जारी है। मैं व्यक्तिगत रूप से सब्यसाची को चेतावनी दे रहा हूं और अल्टीमेटम दे रहा हूं कि विज्ञापन 24 घंटे में हटाए नहीं तो केस दर्ज होगा, वैधानिक कार्रवाई होगी और अलग से फोर्स भेजी जाएगी। बसपा के 6 विधायकों के सपा में शामिल होने पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बयान दिया। उन्होंने कहा, सत्ता के लालची इन नेताओं को जनता खूब समझती है। इससे सपा को कोई लाभ नहीं है बल्कि नुकसान ही होगा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यूपी विधानसभा आम चुनाव नजदीक आने पर अब फिर से आए दिन दल बदलू लोगों के इस पार्टी से उस पार्टी में आने जाने को लेकर शुरू हो गया है, किंतु इससे किसी भी पार्टी का जनाधार बढ़ने वाला नहीं है, बल्कि इससे उन्हें हानि ही होगी। अतः बीएसपी के लोग ऐसे बरसाती मेंढकों को पार्टी से दूर ही रखें। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि केवल दल बदलू ही नहीं बल्कि बरसाती मेंढकों की तरह अनेक ऐसी पार्टियों के नाम भी लोगों को सुनने को मिल रहे हैं जिनके नाम अब तक देखने को भी नहीं मिले। सत्ता लोलुपता के ऐसे खुले जनता खूब समझती है व इससे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परिवर्तन अटल है। सपा में शामिल होने वाले बसपा विधायकों में सीतापुर के सिधौली विधायक हरगोविंद भार्गव, जौनपुर की सुषमा पटेल और गाजियाबाद के असलम अली, श्रीवस्ती के असलम रायनी, प्रयागराज के हाकिम लाल बिंद व हाजी मुश्तबा सिद्दीकी हैं। इस सभी ने बसपा से बगावत कर 3 माह पहले और भाजपा के बागी विधायक राकेश राठौर ने 1 माह पहले सपा अध्यक्ष से मुलाकात की थी। दिल्ली के आसपास के 14 जिलों में हरियाणा सरकार ने पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। वहीं त्योहारों में समय का भी निर्धारण कर दिया गया है। दिवाली पर 2 घंटे पटाखे चलाने की अनुमति होगी। इससे पहले चंडीगढ़ प्रशासन और पंजाब सरकार भी पटाखों पर रोक लगा चुकी है। हरियाणा में एनसीआर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 14 जिलों में पटाखों के इस्तेमाल और बिक्री पर रोक लगा दी गई है। प्रदूषित क्षेत्रों में भी लोग पटाखों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। लोग सिर्फ ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने समय भी तय कर दिया है। दिवाली पर सिर्फ 2 घंटे पटाखा चलाना ही की आज्ञा होगी। इस दौरान पुलिस टीमें निरीक्षण भी करेंगी। खराब वायु गुणवत्ता वाले शहरों व कस्बों पर भी यह निर्देश लागू होंगे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। नवंबर के शुरुआती हफ्ते से धामों के कपाट बंद होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। वहीं धाम में आने वाले तीर्थ यात्रियों को उत्साह कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। इस साल कोरोना का काल
और यात्रा के दौर में शुरू होने के बावजूद तीर्थयात्रियों की संख्या रिकॉर्ड 4 लाख पहुंच गई है, जिसमें से अकेले 2 लाख से अधिक तीर्थयात्री अब तक केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। 4 धाम यात्रा मार्ग पर यातायात सुचारू है। केदारनाथ की हेलीकॉप्टर सेवा चल रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ धाम दर्शन कार्यक्रम के लिए प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन सहित देवस्थानम बोर्ड की तैयारियां चल रही हैं। उत्तराखंड चारधाम देवस्थान प्रबंधन बोर्ड के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि अभी तक रिकॉर्ड 4 लाख से अधिक तीर्थयात्री चारधाम पहुंचे हैं, जिसमें से आधे से अधिक तीर्थयात्री अकेले श्री केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। ऋषिकेश चारधाम यात्रा बस टर्मिनल और हरिद्वार बस अड्डे से तीर्थयात्री चारधामों को प्रस्थान कर रहे हैं। ऋषिकेश यात्रा बस टर्मिनल परिसर पर प्रशासन, पुलिस, पर्यटन, देवस्थानम, परिवहन, नगर निगम संयुक्त रोटेशन यात्रा हेल्प डेस्क व कोविड जांच केंद्र चला रहा है। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट आगामी 20 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। गंगोत्री धाम के कपाट 5 नवंबर को गोवर्धन पूजा के दिन बंद होंगे। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट 6 नवंबर को भैया दूज के दिन बंद होंगे। हिमाचल प्रदेश में मौसम के फिर बिगड़ने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय भागों में 1 और 2 नवंबर को बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान मैदानी भागों में मौसम साफ रहेगा। वहीं 3 और 4 नवंबर को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार 1 नवंबर से हिमाचल समेत पूरे पश्चिम हिमालयी क्षेत्र में पश्चिमी के सक्रिय होने से मौसम में यह बदलाव आएगा। उधर न्यूनतम तापमान में कमी आने से प्रदेश के कई क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक बढ़ गई है। प्रदेश के न्यूनतम तापमान में सामान्य से 1-2 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है। केलांग का न्यूनतम तापमान -3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं शनिवार को ऊना का अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। रविवार सुबह से राजधानी शिमला समेत अन्य भागों में मौसम साफ बना हुआ है। बारिश और बर्फबारी की संभावना से उपचुनावों की जीत के जश्न में मौसम का खलल पड़ सकता है। 2 नवंबर को मंडी संसदीय सीट सहित फतेहपुर, अर्की और जुब्बल कोटखाई विधानसभा के लिए शनिवार को हुए मतदान का परिणाम घोषित होगा। वहीं प्रदेश के अधिकांश जिलों में अक्टूबर माह में अत्यधिक वर्षा हुई है। अक्टूबर महीने में हिमाचल में 56.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 106% अधिक थी। 1 से 31 अक्टूबर तक जिला मंडी में सामान्य बारिश दर्ज की गई है। वहीं जिला हमीरपुर में भारी बारिश हुई है। बाकी जिलों में भी अत्यधिक वर्षा हुई है। शिमला, लाहौल, स्पीति, किन्नौर के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी हुई है। इससे पहले वर्ष 2004 में अक्टूबर महीने में 92.8 मिलीमीटर वास्तविक बारिश दर्ज हुई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित एकता परेड को वीडियो संदेश के जरिए संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, वल्लभ भाई पटेल को आज देश अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। सरदार पटेल सिर्फ इतिहास में नहीं रहते, बल्कि वे सभी भारतीय के दिल में रहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित एकता परेड को वीडियो संदेश के जरिए संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, वल्लभ भाई पटेल को आज देश अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। सरदार पटेल सिर्फ इतिहास में नहीं रहते, बल्कि वे सभी भारतीयों के दिल में रहते हैं। पीएम मोदी ने कहा, राष्ट्रीय एकता दिवस पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए जीवन का हर पल जिसने समर्पित किया, ऐसे राष्ट्रीय नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज देश अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। पीएम मोदी ने कहा, सरदार पटेल हमेशा चाहते थे कि भारत सशक्त हो, समावेशी भी हो, संवेदनशील हो और सतर्क भी हो, विनम्र हो, विकसित भी हो। उन्होंने देश हित को हमेशा सर्वोपरि रखा। आज उनकी प्रेरणा से भारत बाहरी और आंतरिक हर प्रकार की चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह सक्षम हो रहा। उससे कई अधिक आज़ादी के इस अमृत काल में होने वाला है। आज़ादी का ये अमृत काल विकास की अभूतपूर्व गति का है। कठिन लक्ष्यों को हासिल करना है। ये अमृत काल सरदार साहब के सपनों के भारत के नव निर्माण का है। साथ ही मोदी ने कहा, आज़ादी का यह अमृत काल विकास की गति का है, अद्भुत और सिद्धि को भी हासिल करने का है।
ये सरदार साहब के भारत के नवनिर्माण का है। सरदार साहब हमारे देश को एक शरीर के रूप में देखते थे, एक जीवंत इकाई के रूप में देखते थे। इसलिए इनकी एक भारत का मतलब यह भी था जिसमें हर किसी के लिए एक समान अवसर हो, एक समान सपने देखने का अधिकार हो। उन्होंने कहा, आज से कई दशक पहले उस दौर में भी उनके आंदोलनों की ताकत यह होती थी कि उसमें महिला पुरुष हर वर्ग हर पंथ की सामूहिक ऊर्जा लगती थी। इसलिए आज जब हम एक भारत की बात करते हैं तो उसे एक भारत का स्वरूप होना चाहिए, एक ऐसा भारत जिसकी महिलाओं के पास एक से अनेक अवसर हो, एक ऐसा भारत जहां दलित, वंचित, आदिवासी, वनवासी, देश का प्रत्येक नागरिक खुद को एक समान महसूस करे, एक ऐसा भारत जहां पर बिजली पानी जैसी सुविधाओं में भेदभाव नहीं, एक समान अधिकार हो। यही तो आज देश कर रहा है, इसी दिशा में नित नए लक्ष्य तय कर रहा, और यह तब हो रहा क्योंकि आज देश के हर संकल्प में सबका साथ जुड़ा हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज देश अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। सरदार पटेल जी सिर्फ इतिहास में ही नहीं बल्कि हम देशवासियों के हृदय में भी हैं। आज देश भर में एकता का संदेश लेकर आगे बढ़ रहे हमारे ऊर्जावान साथी भारत की अखंडता के प्रति अखंड भाव के प्रतीक है। ये भावना हम देश के कोने कोने में हो रही राष्ट्रीय एकता परेड में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर हो रहे आयोजनों में भली भांति देख रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में यह कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर एक समारोह में हिस्सा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को गुजरात के केवड़िया पहुंचे, जहां उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर एक समारोह में हिस्सा लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में यह कार्यक्रम रखा गया था। इस दौरान तीनों सेनाओं ने सलामी दी, पुलिसकर्मियों ने तिरंगा झंडा फहराते हुए परेड की, साथ ही कई अन्य कार्यक्रम हुए। शाह राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल हुए। वो अमूल के 75वें स्थापना वर्ष समारोह में भी शिरकत करेंगे। इस मौके पर अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा, सरदार पटेल का जीवन हमें बताता है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, लोह नेतृत्व और आदमी देश प्रेम से देश के भीतर की सभी विविधताओं को एकता में बदलकर एक अखंड राष्ट्र का स्वरूप दे सकता है। सरदार साहब ने देश के एकीकरण के साथ आजाद देश की प्रशासनिक नींव रखने का भी काम किया है। मातृभूमि के लिए सरदार पटेल का समर्पण, निष्ठा, संघर्ष और त्याग हर देशवासी को देश की एकता, अखंडता के लिए खुद को समर्पित करने की प्रेरणा देता है। गृह मंत्री ने कहा, अखंड भारत के ऐसे महान शिल्पी की जयंती पर उनके चरणों में नमन और समस्त देशवासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा
सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने की भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। कोरोना संक्रमण फैलाने का आरोप झेल रहा चीन अब नई थ्योरी गढ़ रहा है। इस थ्योरी में वह खुद पर लगे आरोपों को दुनिया के दूसरे देशों पर डालने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए ट्विटर से लेकर चीनी मीडिया ने जबरदस्त अभियान छेड़ रखा है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन की मीडिया अपनी नई थ्योरी को स्थापित करने के लिए कई सारे फर्जी अकाउंट भी संचालित कर रही है। इस नई थ्योरी में चीन ने अमेरिका, ब्राजील जैसे देशों पर आरोप लगाया है कि दुनिया में कोरोना संक्रमण के लिए वह जिम्मेदार हैं। वहीं कोविड-19 वायरस पर चीनी मीडिया ने नई थ्योरी दुनिया के सामने रखी है। चीनी मीडिया के मुताबिक पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलाने के पीछे अमेरिका, सऊदी अरब, ब्राजील जैसे देशों का हाथ है। चीन की नई थ्योरी के मुताबिक अमेरिका से सूअर का मांस, ब्राजील से गौ मांस, सऊदी अरब से झींगा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मेन से झींगा मछली कोविड-19 फैलाने का कारण है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार पर एक बार फिर से हमला बोल दिया है। राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को सीधे चेतावनी दी है कि भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने रविवार की सुबह ट्वीट किया और लिखा, अगर किसानों को बॉर्डरों से जबरन हटाने की कोशिश हुई तो वे देश भर में सरकारी दफ्तरों को गल्ला मंडी बना देंगे। गाजीपुर बॉर्डर से हटाए जा रहे बैरिकेडिंग पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि प्रशासन जेसीबी की मदद से यहां लगे टेंट को उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर प्रशासन यहां से टेंट उखाड़ेगा तो किसान सरकारी दफ्तरों के बाहर टेंट लगा देंगे। भाकियू के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि सरकारी पिछले कई दिनों से साजिशें कर रही है, मगर ऐसी साजिशों से किसान आंदोलन का समाधान नहीं हो पाएगा। उन्होंने बताया कि 6 नवंबर को सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बड़ी बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। दिल्ली एनसीआर में बीते दिनों में प्रदूषण में काफी इजाफा हुआ था, लेकिन शनिवार को हवाओं के रुख ने प्रदूषण को कम कर दिया है। आपको बता दें 24 घंटे में प्रदूषण में कमी देखी गई है। दिल्ली एनसीआर पर छा रहे प्रदूषण के पर्दे को शनिवार हवाओं के रुख ने संभाल लिया। पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने के ज्यादा मामले दर्ज होने के बावजूद दिल्ली के प्रदूषण में पराली के धुएं का हिस्सा बीते 24 घंटे में कम हुआ है। इसका नतीजा यह रहा कि इस बीच 15 अंकों की कमी के साथ औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 268 दर्ज हुआ है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु मानक संस्था सफर इंडिया के परियोजना निदेशक डॉक्टर गुफरान बेग के मुताबिक हवा की दिशा उत्तर पश्चिम से बदलकर शनिवार को उत्तर पश्चिम हो गई। इस वजह से इस सीजन में सबसे अधिक 1826 पराली जलाने की घटनाओं के बावजूद प्रदूषण में इसकी हिस्सेदारी 12% ही रही। सफर के आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार को 1112 पराली जलने के साथ इसकी हिस्सेदारी 20% दर्ज हो गई थी, जबकि बृहस्पतिवार को पराली जलने की घटनाएं 502 रहीं, जिसकी प्रदूषण में 19% हिस्सेदारी रही थी। वहीं शनिवार को इस सीजन में 1826 से अधिक मामले दर्ज किए गए, लेकिन उत्तर पश्चिम से हवा की दिशा उत्तर पश्चिम की ओर हो गई। वहीं इसकी रफ्तार भी धीमी पड़ गई। इस वजह से पराली का धुआं पूरी तरह दिल्ली में नहीं पहुंचा है और इसकी हिस्सेदारी सिर्फ 12% दर्ज की गई। गुफरान बेग के अनुसार पराली की धुएं से होने वाले प्रदूषण के लिए हवा की रफ्तार और दिशा दोनों ही अनुकूल होनी चाहिए। यदि इन दोनों कारकों में से किसी भी कारक में अंतर होता तो इसका असर प्रदूषण के उतार चढ़ाव पर पड़ता। 31 अक्टूबर 2019 को पुनर्गठन एक्ट लागू होने के 2 साल के भीतर जम्मू कश्मीर में काफ़ी कुछ बदल गया है। धरातल पर व्यवस्था में कई बदलाव हुए हैं और जम्मू कश्मीर के द्वारा सबके लिए खुल गए हैं। प्रशासन में पारदर्शिता के साथ भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगा है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को पुनर्गठन एक्ट लागू होने के 2 साल के भीतर जम्मू कश्मीर में काफ़ी कुछ बदल गया। धरातल पर व्यवस्था में कई बदलाव हुए हैं। जम्मू कश्मीर के द्वारा सबके लिए खुल गए हैं। प्रशासन में पारदर्शिता के साथ भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगा। वर्षों पुरानी दरबार मूव की परंपरा समाप्त हो गई। प्रशासन में बैठे पाकिस्तान परस्त और दागी कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने की शुरुआत हुई। सरकार ने पहली बार देश विरोधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई का साहस दिखाया। पुनर्गठन का पहला साल केंद्रीय कानून लागू करने और
ढांचे को दुरुस्त करने में बीता। प्रदेश के लोगों के जमीन रोजगार के हक को सुरक्षित रखने के लिए डोमिसाइल व्यवस्था की गई। 70 सालों में नागरिकता से वंचित रहे वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी गोरख समाज और वाल्मीकि समाज को भी डोमिसाइल मिला। इनके बच्चे भी तमाम सरकारी पदों के लिए पात्र हुए। वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी संघर्ष समिति के अध्यक्ष लब्बा राम गांधी और गोरखा समाज की अध्यक्ष करुणा खेत्री का कहना है कि 370 का हटना उनके लिए वरदान रहा और राज्य के पुनर्गठन ने सपनों को साकार करने का रास्ता दिया। देश भर में अनुसूचित जनजाति के लोगों को वन अधिकार हासिल थे, लेकिन यहाँ पहली बार अनुसूचित जनजाति के लोगों व गुज्जर बकरवालों को यह हक मिला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निष्ठा के साथ नियत साफ हो तो नियंता भी नीति को सफल बनाने में योगदान देते हैं। अयोध्या में जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का हो रहा निर्माण इसी बात का प्रमाण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निष्ठा के साथ नियत साफ हो तो नियत भी नीति को सफल बनाने में योगदान देते हैं। अयोध्या में जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का हो रहा निर्माण इसका प्रमाण है। नेतृत्व के प्रति अगाध निष्ठा, साफ नीति और संस्थापकों के आदर्शों मूल्यों का सम्मान करते हुए भाजपा आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी है। मुख्यमंत्री शनिवार को गोरखपुर के योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित भाजपा गोरखपुर क्षेत्र के मंडल अध्यक्षों व मंडल प्रभारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने आजमगढ़ में 13 नवंबर को विश्वविद्यालय के शिलान्यास की घोषणा भी की। बैठक में चुनावी मंत्र देते हैं सीएम योगी ने कहा कि सरकार की लोक कल्याणी योजना को लेकर जनता के बीच मुखर होना होगा। सीएम योगी बैठक के दौरान 30 अक्टूबर 1990 में कार सेवकों पर चली गोलियों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि 31 वर्ष पूर्व आज ही के दिन श्री राम मंदिर आंदोलन के दौरान निर्मम और बर्बर गोलीकांड हुआ था। इस घटना की प्रत्येक नागरिक ने निंदा की थी, लेकिन सेक्युलरिज्म के नाम पर सामाजिक ताने बाने का छिन्न भिन्न करने वाले मौन थे या तुष्टीकरण की नीति पर चलकर इस घटना को जायज ठहराने का प्रयास कर रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय में मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला सुनाया तो 30 अक्टूबर 1990 को राम भक्तों और कार सेवकों पर गोलियां चलवाने वालों का आपराधिक कृत्य भी उजागर हो गया। 217 से अयोध्या में शुरू किया गया दीपोत्सव अयोध्या धाम की महिमा के सम्मान के साथ ही मंदिर आंदोलन की अमर राम भक्तों को श्रद्धांजलि भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 में देश की जनता ने प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी पर विश्वास किया। 2019 में यह विश्वास फिर दोहराया गया। दुनिया का भारत के प्रति नजरिया बदला। अब तो असंभव कहे जाने वाले कार्य भी हो रहे हैं। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज़। नमस्कार।